तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था हिंदी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी आपकी हिंदी साहित्य का जो सिलेबस दिया है उसमें से, और उसकी ये अंतिम वीडियो है। ठीक है, अब जो आपका साहित्य के अंदर सूरदास, कबीरदास, मीरा, रसखान वगैरह ये दिए हैं, ये जितना करा रखा है उससे आपका काम बन जाएगा, इतना हम लोग उम्मीद करते हैं। अगर बाई चांस कभी ऐसा होता है कि किसी की वो कोई लाइन दे और ये कहेगी किसकी लाइन है, जैसे आप लोगों ने कोई पंक्तियां वगैरह देता है तो वो हम स्किप भी कर देंगे ना तो चल जाएगा, क्योंकि वो इतनी सारी लाइनें हैं, इतनी सारी रचनाएं हैं, हर किसी का पढ़ना बेवकूफ़ी है और उस एक नंबर के चक्कर में हम अपना समय वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को ऐसी जगह से स्कोर करना है जहां हम कम समय लें, जहां डायरेक्ट क्वेश्चन बने इन चीज़ों में। ठीक है, इतना बड़ा सिलेबस दिया है, हर चीज़ को कवर करें, ये पॉसिबल हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, आप इस वीडियो को भी देखना। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी यानी हिंदी की, मैं कोशिश करूंगा कि जनसंचार वाला टॉपिक आपका पहले करा दिया जाए और हिंदी ग्रामर की जो क्लासेज है उसको भी मैं शुरू कर दूंगा। यानी आपका जो प्रत्यय, मैंने उपसर्ग के बाद प्रत्यय बचा है और क्रिया विशेषण वगैरह यही चीज़ें देखी हैं, तो धीरे 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 हम हिंदी वाला पोर्शन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आपकी उत्तराखंड की वगैरह की क्लासेस भी चलती रहेंगी, जीएस वगैरह हमारा चल ही रहे। देखिए, हम जो लास्ट सेशन देखा था उससे आगे मैं आपको कराऊंगा और उससे आगे की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो देखिए। कल मैंने जो लास्ट वीडियो आपको दी थी हिंदी साहित्य की, आप लोगों ने इसको क्वेश्चन कर लिए होंगे। ईयर वगैरह, बर्थ वगैरह मत पढ़ने में लगे रहना, वो एक प्रकार का सिर्फ आपको एक मोटा मोटा आइडिया लगाना कि हाँ इस रीजन में या इस क्षेत्र, इसके टाइम के आसपास इनका जन्म हुआ था। कभी किस्मत खराब रहती है और पूछ देता है कि ये कब पैदा हुआ था, लेकिन अब ऐसा ट्रेंड नहीं रहा या इस प्रकार के क्वेश्चन का प्रचलन नहीं रहा कि वो आपसे ऐसा पूछे। तो मैं जो करा रहा हूं उसको आप लोग देखना। ठीक है, देखिए कल जो हमने देखा था उससे आगे आप लोग पहला लिखना, यही सच है, एक कहानी संग्रह है, यही सच है। ये अपने आप में क्या है, कहानी संग्रह। और आप लोगों को ना ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहानी है, कौन सी नाटक है, ये मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान रखना इन चीजों को। यही सच है, ये एक प्रकार की कहानी संग्रह है जो कि मन्नू भंडारी का है। ठीक है, ये है क्या, पहले कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह, और है किसका, ये मन्नू भंडारी जी का। जैसे लास्ट सेशन में हमने देखा था कि जो प्रेमचंद जी हैं उनकी जो भी रचनाएं थी उसमें जो कैरेक्टर थे यानी मुख्य पात्र थे, उनके नाम आप ध्यान रखना। कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो हमेशा आने के चांसेस, हमेशा उस क्वेश्चन के पूछने की प्रोबेबिलिटीज बनती हैं। ठीक है, तो यही सच है कहानी किसका है, मन्नू भंडारी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है कोसी का घटवार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी मैंने पहले करा रखा था। कोसी का घटवार किसकी कहानी है, शेखर जोशी की। ठीक है, कोसी का घटवार, ये इंपॉर्टेंट जो हो सकते हैं आपके, ये भी अपने आप में क्या है, कहानी है। ध्यान रखना कि कौन सी कहानी, कौन से नाटक हैं, और ये है किसका, शेखर जोशी जी का। शेखर, मैंने पहले कहा था आपको 2 वीडियोस दूंगा मैं आपकी हिंदी साहित्य की जो लम्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसके अंदर से। तो कोसी का घटवार कहानी संग्रह भी किसका है, अगर आपसे पूछता है आप बता देंगे उसको, शेखर जोशी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो प्रेमचंद जी से संबंधित है, उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण कहानी उनकी है, उसका नाम है नमक का दरोगा। नमक का दरोगा, तो ये नमक का जो दरोगा है ये अपने आप में क्या है, कहानी संग्रह है, और ये कहानी संग्रह किसका है, प्रेमचंद जी का। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, मैं पहले बता देता हूं। जैसे हमने प्रेमचंद जी के बारे में पहले भी पढ़ा था, लास्ट सेशन में मैंने जब आप प्रेमचंद की चीजें बताई थी वहां कहानी नहीं बताई गई थी, वहां उपन्यास बताए गए थे। जो मुख्य 11 उपन्यास थे उनके, चाहे सेवा सदन हो या कोई अलग हो, तो उसको आपने ध्यान देना है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेमचंद का उपन्यास है या कौन सा एक कहानी संग्रह है। वहां बेहोश हो गए, वहां आत्मा परमात्मा को प्यारी हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए साथ साथ ही आपको क्या करना है, इन चीजों को ध्यान रखना है कि कौन सी कहानी संग्रह। और ये बहुत टिपिकल नहीं है, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है ना कि देखो, हम लोग अगर चाहें तो हर चीज कर देंगे। हम इस क्वेश्चनों को, इसको ऐसे पढ़ेंगे, हमें मतलब लगे कि यार हाँ यही क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इसीलिए मैं करा रहा हूँ आपको, तो ध्यान देना। ठीक है, नमक का दरोगा कहानी संग्रह है अपने आप में प्रेमचंद जी का, और जो प्रेमचंद जी की इन्हीं कहानियों में से एक अंतिम जो उनकी कहानी थी, उस कहानी का नाम है कफन। ठीक है, तो प्रेमचंद की एक कहानी है जिसका अंतिम कहानी, इसका मतलब हो गया कि प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी का क्या नाम है वो लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो अंतिम कहानी इनकी है कफन।
कभी ये पूछता है कि प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी का क्या नाम है, आप बता देना उसको, कफन उनकी अंतिम कहानी है। साथ ही साथ कुछ अन्य कहानियां इन्होंने लिखी प्रेमचंद जी ने, तो अन्य कहानियों के अंदर आपको लिखना है, एक जैसे लिख लीजिए प्रेरणा लिख लीजिए, बूढ़ी काकी लिख लीजिए, बड़े घर की बेटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो लिख लीजिए आप प्रेरणा, ये भी कहानी है। एक लिख लीजिए आप बड़े घर की बेटी, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है बड़े घर की बेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी। और एक लिख लीजिए आप बूढ़ी काकी, ये भी इनका क्या है, अपने आप में एक कहानी संग्रह है। और एक पंच परमेश्वर मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ये है इनका बूढ़ी काकी और एक पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर, ये इनके कहानी संग्रह हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके। तो आप लोगों को ये देखना है, एक एक नंबर के लिए कोई भी आप, हम रिस्क नहीं लेंगे, कोई भी चीज़ हमारे अगर पेपर में आ गई तो हमें 1 नंबर का बेनिफिट देखिए। और ये तो मैं मान के चलता हूँ, हिंदी जिसका 15+, 17+, 16+ स्कोर, उसका सिलेक्शन निश्चित है, क्योंकि उत्तराखंड इतना पढ़ दिया है, इतना पढ़ दिया है, हर किसी के 30+ में मान के चल रहा हूँ, और स्कोरिंग यही होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये आप लोगों को प्रेरणा, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी और पंच परमेश्वर पूछता है प्रेमचंद की, जबकि प्रेमचंद की अंतिम कहानी का नाम पूछेगा, आप बता देना कफन। जबकि मैंने आपको अंतिम इनका उपन्यास बताया था, वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। एक इनका और है बहुत फेमस, उसको बोलते हैं दामुल का कैदी। क्या बोलते हैं उसको? दामुल का कैदी। इसको भी लिख लीजिए आप, दामुल का कैदी, का कैदी, ठीक है। ये भी किसकी है? कहानी संग्रह, मतलब ये प्रेमचंद जी का है, दामुल का कैदी। ये हो गए प्रेमचंद जी के मेन कहानी संग्रह। अब जो क्वेश्चन मैं बताता हूं उसको मोस्ट से भी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों ने करना है, और वो जो चीज आपकी है वो है क्या, एक बहुत इंपोर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा। ये मतलब इसी के अंदर प्रेमचंद जी का, वो पहले भी शायद एक बार पूछा गया है, सोजे वतन जो है, मतलब इनका एक था, उसको अंग्रेजी सरकार द्वारा उस पर बैन लगाया गया था, प्रतिबंध किया गया था। तो प्रेमचंद की किस कहानी को अंग्रेजी सरकार द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत द्वारा बैन किया गया था, प्रतिबंधित किया गया था, वो था सोज ए वतन, ठीक है। उसको ध्यान रखना, यानी अंग्रेजों द्वारा उसको जब्त कर लिया गया था। इसको लिखो, प्रेमचंद की किस कहानी को अंग्रेजों के द्वारा बैन किया गया, पूरा लिखना। अब प्रेमचंद की किस कहानी को अंग्रेजों के द्वारा बैन किया गया, क्वेश्चन के रूप में लिखना है, या अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, या अंग्रेजों द्वारा जब्त किया गया था, जो भी लिखते हो, ठीक है। प्रेमचंद के किस कहानी को अंग्रेजों द्वारा या अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त किया गया था, पूरा लिखना। जब्त या बैन कर दो, प्रतिबंधित कर दो, जो भी लिखोगे, प्रतिबंधित किया गया था, ये है आपका सोज ए वतन, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है इसको, इसका नाम है सोजे वतन, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट करना आप, सोजे वतन, इसको इंपोर्टेंट भी आप लोगों ने करना। अंग्रेजों द्वारा इसको प्रतिबंधित या बैन करके या जब्त करने का इसमें होता है, ठीक है। 2 चीजें और बताता हूं, एक इनकी, जैसे मैंने नाटक के अंदर आपको बताया था, इनके सॉरी उपन्यास के अंदर अलग अलग कैरेक्टर बताए थे, कहानियों के अंदर भी कुछ कैरेक्टर हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर आपका झबरा देखने को मिलेगा। और झबरा किस कहानी का कैरेक्टर है? पूस की रात, उसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है। लिखो, झबरा किस कहानी का पात्र है, झबरा किस कहानी का पात्र है, ठीक है, पूरा लिखना है। झबरा किस कहानी का पात्र है? पूस की रात। और ये पूस की रात कहानी किसकी है? प्रेमचंद की, पूस की रात। और ये पूस की रात भी किसकी है? प्रेमचंद की, ठीक है। ये भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। झबरा किस कहानी का पात्र है? पूस की रात। और पूस की रात किसकी है? प्रेमचंद की। और साथ ही साथ 2 और हैं, एक का नाम है घीसू और एक का है माधव। ये दोनों पात्र हैं आपके कफन के। तो लिखो, घीसू व माधव किस कहानी के क्या है? घीसू प्लस माधव, ठीक है। ये 2 के 2 लिखना है आपने। घीसू तथा माधव किस कहानी के पात्र हैं? कफन के, कफन। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछता है ना, वहाँ हमें लगता है कि क्या फालतू का पूछा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोग देखना। और ये सब एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, मैं ऐसे नहीं करा रहा हूँ आपको। तो घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? कफन। और कफन भी किसकी है? प्रेमचंद जी की है, ठीक है। ये भी आप लोगों को क्या करना है? ध्यान में रखना है। और इसके बाद जो आता है आपका, प्रेमचंद के जो उर्दू में वो लिखते थे, जिस नाम से लिखते थे, उसको क्या बोला गया है? यानी नवाब राय के नाम से। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ जब मैंने आपको प्रेमचंद पढ़ाया था। तो लिखो, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लेखन कार्य करते थे? प्रेमचंद
उर्दू पूरा लिखना, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लेखन कार्य करते थे, यानी किस, जैसे इनकी जो रचनाएं थी यहाँ उर्दू में अपने नाम किस नाम से रचनाएं करते थे, तो उसका नाम है नवाब राय नाम से। ठीक है, इसको ध्यान रखना, नवाब राय नाम से। ये मैंने पहले भी आपको कराया है, नवाब राय के नाम से क्या करते थे, उर्दू में लेखन का कार्य करते थे। ठीक है, नेक्स्ट चीज है गुंडा कहानी किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की, वो भी इंपॉर्टेंट है। गुंडा की कहानी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। और एक गुंडा में जो इन्होंने वर्णन किया है, ये इतिहास के किस कालखंड का वर्णन किया है, ऐसा पूछता है। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर शासन कर रही थी, वो उस समय का इसमें क्या कर रखा है, वर्णन किया है। तो देखिए गुंडा कहानी किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की, लिख लीजिए, गुंडा कहानी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और ये किस समय का इसमें वर्णन किया गया है, इतिहास के किस टाइम का, जब ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश कंपनी यहां पर शासन कर रही थी, उस समय का इसमें क्या है, वर्णन किया गया। तो इसमें लिख लो गुंडा कहानी में, नीचे लिखना, गुंडा कहानी में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश सरकार के समय का वर्णन है, के समय का वर्णन किया गया है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। ठीक है, और जो ये गुंडा है ये किसमें संकलित है, इनके एक संकलन है, जैसे कहानियों का पूरा एक संकलन होता है, उसी संकलन के अंदर जो गुंडा है उसको इनने इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित किया है। तो इसमें लिखो इंद्रजाल कहानी में संग्रहित, इंद्रजाल कहानी के संकलन में संग्रहित है। ठीक है, यानी वो जो पूरी है संग्रह उसका इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित, लिख लीजिए, इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित, संग्रह में संकलित किया है किसने, जयशंकर प्रसाद जी ने। आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आता है इनके अन्य चीजें, और इसको भी इंपॉर्टेंट कर देना, इसके कैरेक्टर भी आपको रखने हैं। अन्य कहानी शंकर किसके, जयशंकर प्रसाद जी के हैं, तो जयशंकर प्रसाद के ही पढ़ रहे हैं हम। अन्य के अंदर लिख लीजिए आप, एक आकाशदीप, एक देवव्रत, एक पुरस्कार, तीन लिख लीजिए, आकाशदीप, आकाशदीप, एक लिख लीजिए देवव्रत, देवव्रत, और तीसरा लिख लीजिए पुरस्कार। ये सब किसके हैं, जयशंकर प्रसाद जी के हैं। और इनके कैरेक्टरों के नाम, ये जो आकाशदीप है इसमें जो मुख्य कैरेक्टर है वो चंपा नाम की महिला है, लड़की है, जबकि इसमें देवव्रत में सुमाता नाम की है, और तीसरा पुरस्कार में मधुलिका है। ठीक है, इनके कैरेक्टर और तीन के तीन महिला यानी स्त्री केंद्रित हैं अपने आप में। तो जो आकाशदीप है उसमें चंपा मुख्य क्या है, पात्र है, तो आपने ब्रैकेट में पात्र लिख देना है इसके, चंपा। जबकि देवव्रत की जो मुख्य पात्र है वो है सुमाता। ठीक है, सुमाता इसकी पात्र है। ठीक है, सुमाता किसकी है, देवव्रत की। जबकि पुरस्कार की जो पात्र है वो है मधुलिका। तीन के तीन आप लिखने हैं। ठीक, मधुलिका, ये क्या है आपके इनके पात्र हैं, आप लोगों को ये चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है इसी में, इनका एक और नाटक है उसका नाम है एक घूंट। ये नाटक है, एक घूंट नाटक किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का, इन्हीं का है, जयशंकर प्रसाद, JSP लिख दिया मैंने, समझ जाना। एक घूंट नाटक किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का। और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो सबसे ज्यादा ऐतिहासिक नाटक लिखने का श्रेय जाता है बेसिकली वो जयशंकर प्रसाद जी को जाता है, यानी इतिहास के पन्नों पे यानी बैक में जाके नाटक लिखने वाला। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए एक फैक्ट, सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखने का श्रेय जयशंकर प्रसाद, सर्वाधिक, आप लोग अलग से लिखना। ठीक है, ऐतिहासिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक किसने लिखे पूछते हैं तो आप लोग बता देना, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, अब आता है इसके बाद एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट इन्हीं के बारे में है, जिसमें स्त्री से संबंधित है वो, और महिला के यानी जो स्त्रियां होती है उनके मतलब लगन की समस्या से संबंधित है कि उनका दोबारा लगन होगा कैसे होगा वाला। तो अगला लिखो, जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा नाटक, ऐसे ही लिखना, जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा नाटक नारी के पुनर्लगन की समस्या उठाता है, उसको लिखना। जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक, पूरा लिखना, जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक नारी यानी महिला के पुनर्लगन की समस्या को उठाता है, ऐसे लिखना। ठीक है, नारी के पुनर्लगन की समस्या को उठाता है, पूरा लिख लेना आप। यानी जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा नाटक नारी के पुनर्लगन की समस्या को उठाता है, उसका नाम है ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, पुनर्लग्न की जो समस्या है उसको उठाता है। क्या लिखोगे, पुनर्लग्न की समस्या को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी।
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी अपने आप में क्या है, नाटक है। इसको भी आपने ध्यान रखना है और है किसका, जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट और फैक्ट है इनके बारे में, जैसे जो करुण चीजें होती हैं, यानी जहाँ पे आपको करुण एक प्रकार का दुख वगैरह चीजें देखने को मिलेंगी, तो उस करुणात्मक चीज को यानी अपने आप में करुणालय को नाटक के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया। और वो किसमें किया है ये पूछता है, उसका नाम है गीति नाट्य। यानी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है जयशंकर प्रसाद की के करुणालय का नाट्य रूप क्या है, यानी करुण चीज जो है उसका नाट्य रूप, तो लिखो जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या है। ठीक है, क्या लिखोगे, करुणालय का नाट्य रूप, करुणालय का नाट्य रूप। और इसको बहुत इंपॉर्टेंट करना है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, नाट्य रूप। ठीक है, इसका जो करुणालय का नाट्य रूप है वो अपने आप में क्या है, उसका नाम गीति नाट्य। ठीक है, क्या लिखोगे, गीति नाट्य। और इसको इंपोर्टेंट भी आप लोगों ने क्या करना है गीति नाट्य। नेक्स्ट है जन्मेजय का मतलब नागयज्ञ, इसके लेखक भी कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। तो अगला लिखो जन्मेजय की नागयज्ञ के लेखक, और मोस्ट इंपोर्टेंट जन्मेजय का नाग यज्ञ, इसके जो लेखक हैं वो भी कौन है, जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक लिखो जयशंकर प्रसाद। ये भी बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का ही है। और हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य भी किसको माना जाता है, इसको मतलब करुणालय को। अगला क्वेश्चन लिखना, हिंदी का सबसे पहला गीति नाट्य, ये हिंदी का सबसे पहला गीति नाट्य लिखो, हिंदी का सबसे पहला गीति नाट्य कौन सा है, करुणालय। और किसने इसकी रचना की है, जयशंकर प्रसाद जी ने। हिंदी का सबसे पहला गीति नाट्य कौन सा लिखोगे, करुणालय। किसने इसकी रचना की है, अपने आप में जयशंकर प्रसाद जी ने। मोस्ट इंपोर्टेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इनके बारे में एक आध फैक्ट हैं, जैसे इनके एक अलका जो इसकी पात्रा है, मतलब वो किस उसमें इनकी रचना में अलका पात्रा है, वो है अपने आप में चंद्रगुप्त। मैंने इसका पहले भी आपको जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जो पढ़ाया था, इनकी रचनाओं के बारे में, उसके अंदर मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी आपको, जैसे इनकी चंद्रगुप्त भी इनका नाटक है, तो उसमें एक पात्र है, यानी तो लिखो जयशंकर प्रसाद की किस रचना में अलका पात्र का वर्णन मिलता है, अलका पात्र का वर्णन पूरा लिखना है। जयशंकर प्रसाद जी की किस रचना में अलका पात्र का वर्णन मिलता है, इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त। ये किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, चंद्रगुप्त। और है किसकी, ये जयशंकर प्रसाद। और इसकी जो मुख्य मतलब आप नायिका मान के चलिए, जो सबसे मेन है उसको बोलते हैं कार्नेलिया। यानी चंद्रगुप्त की नायिका का नाम क्या है, जो इस नाटक में आपका देखेगा, तो कार्नेलिया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ही हमने देखने, क्योंकि ये सिलेबस में दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं रहती है। चंद्रगुप्त के अलावा एक और नाटक है इनका अजातशत्रु, ये मैंने आपको कराया है। अजातशत्रु नाटक भी किसका है, अजातशत्रु नाटक किसका है, जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद जी, एसपी लिख दिया, समझ जाना। ठीक है, ये भी जयशंकर प्रसाद जी के हैं। बाकी इनके बारे में इतना ही आप लोगों को देखना है। हम लोगों ने एक आध मैंने आपको पहले भी पढ़ाए थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में एक अशोक के फूल कराया था मैंने, आपको याद होगा। यानी अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी, और कुटुज क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अपने आप में क्या है, निबंध है। ठीक है, तो अगला लिखो अशोक के फूल, सबके सब निबंध है, अशोक के फूल। ठीक है, और दूसरा लिख लीजिए आप इसके अलावा आलोक पर्व और कुटज। क्या लिखोगे, आलोक पर्व। एक लिख लीजिए आप कुटज। किसके हैं सभी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूरा लिखना, आप मैंने एचपीडी लिख दिया, आप लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखना। और इनका एक महत्वपूर्ण निबंध और सुनने को मिलेगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। और ये भी किसका निबंध है, इन्हीं का निबंध। एक निबंध लिखो, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये भी किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए क्या क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं आप समझ के, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। एक अगला निबंध है इनका, साहित्य सहचर। और ये आप लोग बिल्कुल ये मत सोचना कि यार सर इतना टफ क्यों करवा रहे हैं या ये क्या है,
मैं ये जानता हूँ अगर आप लोगों के पास ये चीज़ें मिल गई, आप लोग पढ़ने में देरी नहीं करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है ना, हमने नाम सुना होना चाहिए, गलत नहीं होती चीज़ें। अब अनजान चीज़ आ गई, पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में, कैसे उसको हम लोग करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब कुछ ही समय में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को ये करना होगा, ठीक है। साहित्य सहचर ये भी अपने आप में क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, ठीक है। ये किसका निबंध है, ध्यान रखना, ये निबंध कहाँ कह रहा हूँ मैं, और दूसरी चीज़ कहाँ पे कह रहा हूँ, ये भी किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और ये लास्ट वीडियो है हिंदी साहित्य के अंदर वाली। नेक्स्ट है आपने लिखना है सिरिस के फूल, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, और ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत आता है पेपर में। सिरिस के फूल, सिरिस के फूल, ये भी किसका है, अपने आप में निबंध संग्रह है, निबंध, और है किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। यानी सिरिस के फूल भी किसका है, अपने आप में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये भी आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग आएंगे, यानी कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट वगैरह देखते हैं इसी हिंदी साहित्य के अंदर। एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कुछ लिखा है, उसका नाम भी पेपर में पूछा जा सकता है। उसका नाम है रविंद्र कविता कानन। किसकी है, अपने आप में निराला की, ठीक है। तो लिखो रविंद्र, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी पे है, कविता कानन, कविता कानन। और ये मत समझना कि ये क्या है, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। ये किस पे लिखी गई है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी पे लिखी गई है, और ये किसने लिखी है, निराला जी ने, निराला जी ने, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। ये किसकी है, रविंद्र कविता कानन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, पहले भी करा चुका हूं, वोल्गा से गंगा, वोल्गा नदी से गंगा नदी तक किसकी है, खुद ही बताइए, राहुल सांकृत्यायन जी की, ठीक है। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है, राहुल सांकृत्यायन जी की। तो पहले भी मैं करा चुका हूं, इसको ध्यान रखना है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है, राहुल सांकृत्यायन जी, ठीक है। तो वोल्गा से गंगा किसकी रचना है, अगर आपसे पूछता है तो आप बता देना राहुल सांकृत्यायन जी की, ये क्या है, अपने आप में रचना है। अब 3 रचनाएं लिखूंगा, उसके नाम देखना, और वो तीन ही एक ही चीज, तीन की तीन रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। एक सबसे पहला आता है मध्यकालीन बोध का स्वरूप, क्या लिखो, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, बोध का स्वरूप, ठीक है। एक तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। दूसरा जो आता है इनका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, क्या लिखोगे, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसी तरीके से जैसे करा रहा हूं वैसे ही पढ़ना, वैसे ही कॉपी में नोट्स बनाना। और तीसरा आप लोगों को लिखना है हिंदी साहित्य की भूमिका, क्या लिखोगे, हिंदी साहित्य की भूमिका, रोल ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य की भूमिका। ये तीनों ही रचनाएं किसकी हैं, लिख दोगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, HPD लिखा है मैंने, ठीक है, समझ जाना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का आदिकाल, और हिंदी साहित्य की भूमिका, तीन के तीन किसकी है, अपने आप में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है, यदि मैं, अपने आप में क्या होता, यदि मैं कामायनी लिखता, यानी खुद वो ये कह रहे हैं, एक प्रकार का जैसे होता है ना, हम लोग कोई बुक का रिव्यू करते हैं या उसका विश्लेषण करते हैं, इसी प्रकार से कामायनी किसकी, जयशंकर प्रसाद जी, आप लोग सब जानते हैं। तो उसी पे एक चीज लिखी गई है, एक प्रकार का, मतलब ये मान के चले विश्लेषण टाइप का, या एक प्रकार का समीक्षात्मक ग्रंथ जिसको कहोगे, तो उसका नाम है यदि मैं कामायनी लिखता, यानी मैं लिखता वाली बात जो ये कह रहा है, ठीक है। यदि मैं कामायनी लिखता, यदि मैं कामायनी लिखता, ये एक प्रकार का क्या है, समीक्षात्मक ग्रंथ है, यानी समीक्षा की जा रही है उनके द्वारा। किसका है, सुमित्रानंदन पंत जी का, ध्यान रखना है इसको, सुमित्रानंदन पंत जी का है। और ये है कि अपने आप में समीक्षात्मक ग्रंथ लिख दिए, समीक्षात्मक ग्रंथ, ठीक है। यदि मैं कामायनी लिखता, इसको भी आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, पंत जी और पल्लव शीर्षक से किसने समीक्षा की थी, निराला जी ने, क्योंकि पल्लव किसकी है, पंत जी की, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत। तो उसकी उस शीर्ष, पंत जी और पल्लव नाम से, यानी पंत जी और पल्लव शीर्षक से समीक्षा किसने की थी, शीर्षक से
समीक्षा करने वाला कौन था? निराला जी थे। यानी कौन थे? निराला। निराला कौन हुए? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पूरा नाम लिखना उनका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया है। पंत जी और पल्लव शीर्षक से एक समीक्षात्मक चीज लिखी है, जिन वो कौन थे? अपने आप में निराला जी। ठीक है, अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बता रहा हूं। एक तो आप लिख लीजिए सीधे सीधे, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस चीज से ली गई है जयशंकर प्रसाद जी के? तो आप कामायनी से। ठीक है, उसी कामायनी से, इसी नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम तो श्रद्धा हो, या ऐसे लिख देना नारी तुम केवल श्रद्धा हो। ये किसकी पंक्ति है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो या पूजनीय हो, जो भी है, केवल श्रद्धा हो। पंक्ति कहां से ली गई है? कामायनी से। और कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की, कामायनी से। और कामायनी किसकी है लिखोगे? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की है कामायनी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो कहाँ से लिए गए हैं? जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी से लिया गया है। और लास्ट फैक्ट आपका बता रहा हूँ, दूसरी मतलब परंपरा की खोज किसकी है? नामवर सिंह की। और ये किस पे लिखी गई है ये पूछेगा, जयशंकर प्रसाद पे। दूसरी परंपरा की खोज किस पर लिखी गई है? लिखो, दूसरी परंपरा की खोज किस पर लिखी गई है, पूरा लिखना है। ठीक है, यानी किस इंसान के ऊपर लिखी गई है, किस पर लिखी गई है। तो क्या बताओगे? जयशंकर प्रसाद जी पर लिखी गई। इधर लिख दिया जयशंकर प्रसाद जी ने। और ये लिखी किसने? नामवर सिंह ने, नामवर सिंह ने। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये क्या होता है? एंड होता है। जो हिंदी साहित्य वाला, हिंदी लिटरेचर वाली आपको चीज़ें देखने को मिलेगी है, वो इतना ही होगा। हो सकता है समय मिला, ध्यान से सुनना, समय मिला तो आपको मैं हिंदी साहित्य का उस पोर्शन से जहां कबीर, सूरदास, मीरा ये सब दिए हुए हैं, वहां से हो सकता है एक वीडियो दूं, कुछ महत्वपूर्ण लाइन जो आपकी एग्जाम में आती हैं। समय मिला तो जरूर दूंगा, और वो सब वही दूंगा जो एग्जाम में आई होंगी। अनावश्यक हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आप इन चीज़ों को रिवाइज कीजिए। इन चीज़ों को रिवाइज करने के बाद ये मान के चलिए आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हिंदी साहित्य से हो सकता है 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन हिंदी लिटरेचर इस बार कवर कर दे, तो 20 में से 4 नंबर आने का मतलब 16 मार्क्स की आपकी हिंदी रहती है। विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, ग्रामर का पोर्शन है, स्टार्टिंग का हिंदी का विकास है, देवनागरी लिपि है, बहुत टॉपिक हमने कवर भी कर लिए हैं। आप उन चीज़ों को 1 बाय 1 क्या करोगे? कंप्लीट करोगे। और ये मान के चलो कि 30 जून तक, यानी इस जून के एंड तक आप लोगों ने क्या करना है? अपने स्तर से हिंदी कंप्लीट कर लेनी है। जो टॉपिक छूटते हैं उसको छोड़ देना, जो आता है वो करना, बाकी उन टॉपिकों को मैं कराऊंगा। इसको कब देखोगे? एग्जाम के, ध्यान से सुनना, एग्जाम डेट आने से सिर्फ 20 दिन पहले हिंदी लिटरेचर खुलनी चाहिए। आज से हिंदी लिटरेचर बंद कर देना, नोट्स बना लिए हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम डेट आती है उससे 20 दिन पहले हिंदी लिटरेचर खोलोगे, 15 दिन पहले वर्ल्ड हिस्ट्री खोलोगे। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए, आपके नोट्स बने होने चाहिए। 15 दिन पहले खोलोगे, उससे पहले नहीं खोलोगे। ठीक है, उत्तराखंड डेली पढ़नी है, जीएस डेली पढ़नी है। फिर मिलता हूँ आपके साथ अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।